जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज मंडे का दिन है, वीक का पहला दिन है और पहला दिन जो होता है वो बड़ा एनर्जेटिक वे में उसका स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छी तरह से गुजरे। और प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे कुछ अच्छी ख़बरों के साथ। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की, जिस तरह से कल वो हार गए और पाकिस्तान के बाद कीवीज़ से भी बुरी तरह से हारे हैं। 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और कहा यह जा रहा है कि अब सेमीफाइनल तक जो रसाई है उनकी वो नज़र नहीं आ रही कि किस तरह से वो जाएंगे। और 110 रन का हदफ कीवीज़ ने बड़ी ही आसानी से 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। तो भारत में इस वक्त बड़ा ही एक सोग का आलम था और बड़े ही उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग मैच खेलने आए हैं और कुछ लोग सिर्फ जो है तमाशा देखने के लिए आए। तो इस तरह के मीम्स वगैरह बन रहे हैं। बात करते हैं आज के शहर कायद की खबरों की कि क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो गैस बहरान के हवाले से है। सर्दियों के आते ही शहर भर में गैस बहरान जो है वो सर उठाने लगा है और कहा जा रहा है कि रात 10 बजे से सुबह फजर तक गैस की बंदिश की शिकायत महसूस हो रही हैं। सीएनजी और सनती सारफीन के बाद अब घरेलू सारफीन भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का इस वक्त तूफान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड का, पहले हमने सुना जो तेल है वो महंगा हो गया, उसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि जो चाय है मुख्तलिफ ब्रांड्स की उस पर 950 ग्राम जो चाय है होती है उस पर 100 से 210 रुपये तक इजाफा हुआ है। कॉफ़ी की अगर बात कर ले तो कॉफ़ी के 100 ग्राम जार की कीमत 50 रुपये तक बढ़ा दी गई है। बच्चों का 500 ग्राम फार्मूला दूध 60 रुपये तक महंगा हो गया है। 1 किलो कपड़े धोने के जो पाउडर है उसकी कीमत में भी 10 रुपये तक का इजाफा हुआ है। उसके अलावा कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर, शहद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घरेलू अशिया में इस्तेमाल होती हैं वो सब महंगी कर दी गई हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि पंजाब के बाद कराची में डेंगू की भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है और महकमा सिंध जो सेहत है उसका भी कहना है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। केसेस एक माह की अगर बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेंगू के तजावुज़ कर चुके हैं और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर एहतियात ना की गई तो ये वबाई अमराज मतलब एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इस तरह की सारी खबरें हम शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक सर। गैस बहरान जो है वो फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पहले हमने देखा सीएनजी स्टेशन जो हैं वो 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए और 10 दिन भी अभी पिछले दिनों बंद रहे। अब सनती जो इंडस्ट्रियल जोन है उनको तो प्रॉब्लम हो रहा है गैस की वजह से। अब घरेलू सारफीन को भी बहुत शिकायत उनकी तरफ से आ रही है और कहा जा रहा है कि 10 बजे से सुबह तक गैस नहीं होती, लोड शेडिंग होती है उसकी। जी अगर देखें गवर्नमेंट का जो प्लान है कि 2 तरीके से डिमांड जो है पूरी कर रही गैस की। एक तो कुदरती गैस है, दूसरी जो है एलएनजी जो है इंपोर्ट कर रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि एलएनजी की जो कीमत है आलमी मार्केट में जब लॉकडाउन था उसके बाद लॉकडाउन खुला है तो एलएनजी की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। मतलब हमने जो बाई किया था $8 $9 में वो $12 $14, इस वक्त $28 पे। तो गवर्नमेंट डिले कर रही थी, उसकी वजह से जो गैस शॉर्टफॉल हुआ, जैसे पहले हमने देखा एलएनजी का डिले से शिपमेंट आई। 10 रोज सीएनजी बन रही थी और इंडस्ट्री सेक्टर को भी मसाइल हुए थे। अब इम्पैक्ट देखें हम अभी से, यानी कि जो ये सर्दियां आ रही हैं उसकी जो हमने अपडेट दी है कि बहुत ज़्यादा जो है गैस बहरान का सामना होगा। इम्पैक्ट ये देख रहे हैं, जो हमने खबर भी दी है कि तकरीबन 1.5 महीने सीएनजी बंद रहने का खदशा जाहिर किया है सीएनजी एसोसिएशन ने। अब मसला ये है कि जो डिमांड है वो कैसे पूरी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त पंजाब में जब सर्दियां होती हैं तो वहाँ जो गीज़र और ये हीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो गीज़र हीटर इस्तेमाल नहीं हो, बिजली से आप सारी हीटिंग उसको कवर करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी स्टार्ट सर्दियों को कराची में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो गैस बहरान जो है वो बढ़ने लगा है। सिर्फ ये सीएनजी सेक्टर नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सनती शोबा। साइड इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो
3 दिन से चीख रही है कि गैस नहीं है, और जीरो हमने दिखाई कि जीरो गैस आ रही है, कैसे सनतें चलेंगी। इसके बाद सेकंड फेज है फेडरल बे एरिया, वहां भी गैस प्रेशर जो है 2 या 3 बार आ गया, जिससे प्लांट उनका चलाना नामुमकिन है। अब मसला ये है कि जो स्वीट सदर्न गैस है, उसकी जो गैस फील्ड है, उससे जो सप्लाई है गैस की, वो मुतवातिर कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी कोई बड़ी दरियाफ्त नहीं हुई है। जैसे स्वीस है, बलूचिस्तान से गैस आती है, वो फिर डाइवर्ट होती है पूरे पाकिस्तान में। तो अगर हम देखें कोई नई दरियाफ्त बड़ी वो नहीं हुई है, और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर हम आबादी देखें पिछले 10 सालों में 5% से भी लगाएं तो हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई। अब डिमांड पूरी करने के लिए हमने 1200 MMCFD LNG इंपोर्ट कर रहे हैं। 2 टर्मिनल और बात की जा रही, जो को 2 से 1.5 साल और मजीद लगेंगे उसको बनने में। अब हमारी जो डिमांड वो कैसे पूरी होगी, ये सवाल है। क्योंकि अगर हम देखें, हम एक्सपोर्ट की बात करें कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हम बात करें सनतें चलेंगी तो उससे हमारा जो मईशत का पहिया चलेगा, ये सबको पता है। लेकिन जो प्लानिंग है, अगर हम देखें बर वक्त प्लानिंग नहीं हो रही है। इस वक्त सिर्फ CNG सेक्टर इतना, अगर हम देखें सिर्फ वो मुतासर नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुतासर है 7 इंडस्ट्री जोन्स। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, जिसमें 2 इंडस्ट्री जोन में गैस प्रेशर, जिसमें एक साइड में 0 हुआ हुआ है, और जो फेडरल बे एरिया में 2 या 1.5 बार आ रहा है। तो अब सनती पहिया अगर नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट के लिए जो खाम माल तैयार होगा वो नहीं होगा, तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर डिले हो जाएंगे। अब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई है। जो कोविड में इंडिया बंद था, बांग्लादेश बंद था, तो हमारी एक्सपोर्ट का पहिया चलना शुरू हुआ, हमने अच्छी ग्रोथ मोमेंटम उठाई थी। लेकिन अब अगर आप खाम माल नहीं देंगे, यानी कि आप बिजली या गैस या पानी नहीं देंगे, तो सनतें कैसे चलेंगी? ये प्लानिंग करनी थी, क्योंकि सर्दी हर साल आती है। CNG के शॉर्टेज की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारी रॉ मटेरियल, जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करें, वो भी इससे मुतासर हो रही है। मतलब आप देखें ना कि जो टोटल जो गैस की प्लानिंग थी, आपको जैसे हमें डिमांड हमें पता है, एग्जाम्पल कि आपको कितना आपको घर में गैस चाहिए, तो आप सिलेंडर, जिस घरों में जो सिलेंडर यूज होते हैं वो पता है उनको इतनी सिलेंडर चाहिए, तो आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए थी हुकूमत। क्योंकि ये सिंध हुकूमत का काम नहीं है गैस देना। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत का काम है बिजली गैस, जो आइन कहता है कि उसको किस तरीके से उसको पूरा करना है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी पंजाब खास तौर से और अपर एरिया में। अब जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो डिमांड आएगी तो गैस का शॉर्टफॉल आएगा। तो जब गैस का शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि गैस को समझने की है कि हम सिर्फ गैस चूल्हे में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो अपर एरिया में आपके हीटर चलते हैं, गीजर चलते हैं, तो अब आबादी आपकी बहुत बढ़ गई और डिमांड उस हिसाब से बढ़ गई। जो गैप है, साहब आपने ये भी कहा कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं LPG, क्योंकि ज़ाहिर डिमांड यहाँ ज़्यादा है तो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो उसके टेंडर भी जो है बर वक्त जो है वो नहीं किए गए, उसमें भी डिले। एक तो उसने कॉस्ट हमारी बढ़ा दी, उसके बाद अब वो जो टाइम पे पहुँचने थे वो नहीं पहुँचे। इसकी वजह से भी हमें शॉर्टेज का सामना है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या नाकिस पॉलिसीज की वजह से कह सकते हैं कि आवाम मजीद सफ़र कर रही है। जी देखें कि गवर्नमेंट ने वेट किया, यानी कि जो डिले का क्या हुआ कि जो प्राइस है, जो मैंने बताया LNG हम इंपोर्ट करते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, उसको फिर कुदरती गैस में कन्वर्ट करके पाइप के जरिए पूरे मुल्क में सप्लाई करते हैं। सही। हमारे 2 LNG टर्मिनल हैं और दोनों जो 600 यानी 1200 MMCFD गैस जो सिस्टम में देती है, जो कि वो पूरी कमी नहीं करता है। लेकिन अगर हम ये खरीदते, क्योंकि हम पहले हमने खरीदी हुई एक चीज $8 की, वो $12 की हुई, फिर $14 की हुई, फिर $20 की हुई, हमने $22 का भी टेंडर कैंसिल किया। इस वक्त जो अभी है करंट $27 और $28 के बीच पे रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब उस वक्त जब आपने बताया कि 12 तो अब वो हम कैंसिल करके अब 22 पे वो चला 22 पे। अब मेन ये है कि अब आप जो डिमांड देख रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूरी दुनिया लॉकडाउन के बाद खुल गई है और डिमांड बढ़ गई है। तो अब ये एनर्जी क्राइसिस का बोल रहे हैं कि ना सिर्फ UK, अमेरिका, चीन जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है तवानाई के लिए, तो उनको भी मसाइल का सामना है, उसके साथ पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब हमारा ये है कि इस दफ़ा जो सर्दी में कहा जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट कि अब हमें ये देखना है कि अगर 1.5 महीना CNG पूरे मुल्क भर में बंद होती है कराची समेत, उसके बाद सनतों का क्या सूरत हाल होगी। उनके निजी बिजली घर हैं, उनको गैस नहीं मिलती है तो क्या होगा। ये बड़े सवालात हैं, क्योंकि प्लानिंग जो नहीं हुई उसकी वजह से इम्पैक्ट ये देख रहे हैं कि अब सनतकार भी परेशान है कि आगे चल के, यानी जैसे जैसे नवंबर के बाद दिसंबर के करीब आएंगे तो ये हमारा जो सिचुएशन है सप्लाई का वो बुरा होता जाएगा। और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के जो चेयरमैन उन्होंने जो हमें बताया कि 1.5 महीने तक खदशा जाहिर किया कि 1.5 महीने तक CNG बंद रह सकती है। तो आप इम्पैक्ट देखें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर
सीएनजी रिक्शा जो है, चिंची, ये सब सीएनजी पे चलते हैं। अगर वो पेट्रोल पे जाए, पेट्रोल की कीमत ऑलरेडी बुलंद तरीन सतह पे है। इस दफ़ा वज़ीर आज़म ने उसको बरकरार तो रखी, लेकिन अभी भी 138 रुपये से ऊपर जो 1 लीटर पेट्रोल है। तो उसका जो इम्पैक्ट ये है कि ऑलरेडी जो किराए बढ़ गए हैं, वो सब, मतलब महंगाई की अगर बात करें, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारी अगली जो स्टोरी है वो महंगाई के हवाले से ही है। एक तरफ मुल्क भर में महंगाई का तूफान है, और अशरफ साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं। वैसे यूटिलिटी स्टोर्स हमारे शहर में कुछ चंद ही हैं, आटे में नमक के बराबर। वहाँ पर भी जब जाते हैं तो एक तो वहाँ पर बहुत रश होता है, दूसरा वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तीसरा वहाँ पर भी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। जो अभी हमने बताया कि किस तरह से यूटिलिटी स्टोर्स पर 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये तक मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो चाय है, तेल है, बच्चों का दूध है, या जो डिटर्जेंट है, कपड़े धोने का साबुन, उन सब की प्राइसेस बढ़ा दी गई। जी, हमने ये बार बार अपडेट किया था, क्योंकि जैसे हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक जो फ्री फ्लोट किया हुआ था, डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा था। हमने ये भी कहा था डॉलर मुसलसल महंगा होने से जो दरामदी अशिया हैं वो महंगी होती जाएंगी। उसका इम्पैक्ट नजर आया जो बाजार में हमने देखा। इस वक्त आपको बताऊं, ये तो यहाँ पे हम बात करें यूटिलिटी स्टोर की, इस वक्त बाजार में चीनी 125 रुपये फी किलो तक चली गई है। अब उसका जो इम्पैक्ट देखें तो दीगर अशिया जो दालें और ये सारी साबुन की और दूध जो है, ब्रांडेड दूध जो पैक दूध होता है, सब की कीमत बढ़ गई। वजह यह है कि आपकी बिजली की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, आपकी जो दीगर अखराजात है, मशीनरी की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये सारी कॉस्ट जो है एट दी एंड आवाम पर मुंतकिल होता है। अब वो जो मुंतकिल होता है तो पहले जो सस्ती अशिया जो मिल रही थी यूटिलिटी पे कहा जो जाता था यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन और पाकिस्तान कि आवाम को सस्ती अशिया देगा, तो अब वहाँ पे भी नहीं मिली। वहाँ दो चीज़ें अगर आप देखें, सबसे ज़्यादातर आवाम जो परेशान होती है आटे से और चीनी से जी। तो वो भी जाएं आप, कभी आप चलिएगा हमारे साथ विजिट कीजिएगा, आप जाएंगे तो वहाँ भी शर्तें लगाएंगी कि अगर चीनी लेनी है तो उसके साथ आटा लेना है या उसके दूसरी अशिया भी लेनी पड़ेगी। तो अब उसमें यह है कि गरीब आदमी का सिर्फ आप सोचें कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। अब वो आटा लेने जा रहा है, अब उसको इन्होंने सब्सिडाइज आटा दिया हुआ है या चीनी दी हुई है। यूटिलिटी पे जो चीनी है 85 रुपए, इस वक्त मार्केट में 125 रुपए। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी तादाद लेने जाएगी, और जब जाएगी तो उसको नहीं मिलती है। हमने जब हमारी टीम ने जाके यूटिलिटी स्टोर पे किया है तो इतनी से एक ट्रक पे अगर 100 पैकेट भी आए 5-5 किलो के, तो वो इतनी ज़्यादा आवाम होती है कि उसको नहीं मिलता है, यानी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। अब गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट किया टीसीपी के थ्रू और लाके सस्ती चीनी देने का वादे किए थे, तो मुल्क भर की बात करें तो कराची में भी 50 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं जो कि सप्लाई करती है। अब इम्पैक्ट ये है कि बुनियादी अशिया, दालें आपको देनी है सस्ती, आपको चीनी सस्ती देनी है, आपको आटा सस्ता देना, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अब आटा जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर कराची में बात करें, रोटी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चावल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि उसकी प्राइस उसकी भी बढ़ गई है। लेकिन यूटिलिटी पे जो आप सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे थे वो नहीं मिल रही हैं। अब एक गरीब आदमी का सिर्फ सोचें एग्जाम्पल कि एक हमारे घर में मासी काम करती है, वो जाके 125 रुपए की जो है चीनी नहीं लेगी, मतलब 80 रुपए किलो आटा नहीं लेगी। वो कहाँ जाएगी? सस्ती जगह पे। सस्ती कौन सी? यूटिलिटी स्टोर। अब उसके जेब में जो पैसे हैं, वो एग्जाम्पल लें कि आप 1000 रुपए, लिमिटेड पैसे, अब वो उसमें उसको घर के लिए तेल भी लेना है, उसको सब्जी भी लेनी है, उसको आटा भी लेना है, उसको चीनी भी लेनी है। अब वो 1000 रुपये क्या क्या लेगी? अब आटे की कीमत जो है आपको कंट्रोल करना है, तो अगर आप कंट्रोल करके देना चाह रहे हैं आवाम को, तो आप उसको डायरेक्टली दें कि अगर यूटिलिटी स्टोर कितने हैं? 50 हैं आप सोचें कराची में, वो क्या कराची की डिमांड पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कराची की, हम ये नहीं बोल रहे कि आप डिफेंस वालों को, क्लिफ्टन वालों को, जो अमीर तबका है 5% उसको दें, वो नहीं लेंगे, मगर गरीब आदमी को उनको वो उनका हक मिलना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था और उसको भी टाइम हो गया, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जो मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, और उनको सब्सिडी के तौर पे कुछ पर लीटर जो है उनको सस्ते पेट्रोल मिलेगा जी, से बयान हुआ। अब आवाम जो है जारी, अगर आप सोचें एक मोटरसाइकिल वाला जो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो 138 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डाला, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? अशरफ साहब, अब कहा जा रहा है मजीद पेट्रोल बढ़ने का जो है वो अभी तो वज़ीर आज़म ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि आदमी मार्केट में बढ़ी है, और उन्होंने जो है ओगरा ने जो कहा था पेट्रोल की कीमत में, तो मुस्तहकम रखी अगले 15 दिन तक के लिए। तो फिल वक्त जो है 8 से 11 रुपए फी लीटर जो बढ़ाने की तजवीज़ गई थी असम्बली,
उसको रोक दिया गया है। अच्छा। उन्होंने मुस्तरद किया वज़ीर आज़म ने। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो मुस्तरद हो गया। अगर ये हो जाए लेकिन यहाँ चलो नहीं बढ़ा तो दूसरी अशिया अल्टीमेटली जो एक आम आदमी है, अब हम लोअर क्लास की भी नहीं बात करें, जो मिडिल क्लास है वो परेशान है। और कहते हैं अगर आपका मिडिल क्लास तबका अगर कोलैप्स करने लग जाए तो एक बड़ी उसकी एक वो होती है क्वांटिटी, तो पूरी इकोनॉमी जो है। अभी आप गिने ना चीजें, मतलब सिर्फ खाने पीने की अशिया नहीं, बिजली आप मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। पर यूनिट अगर आप 1 रुपए बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल मेरे घर का बिजली का बिल आता है 300 यूनिट का, 1 रुपए यूनिट बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 300 रुपए। तो सिर्फ 300 रुपए नहीं बढ़ा, उस पर टैक्सेस के रेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि टैक्स तो 300 रुपए भी लगेंगे ना। अब उसके बाद गैस की कीमत बढ़ गई है, उसके साथ जो तमाम अशिया, मतलब अभी जो कल हमारे रिपोर्ट ने रिपोर्ट की, ये जो यूटिलिटी स्टोर का है, मतलब टमाटर देखें तो टमाटर पिछले हफ्ते जो मैंने खुद खरीदा था, शायद हमने डिस्कस भी किया था, मतलब सब्जी मंडी का 50 रुपए 40 रुपए रेट था, 60 रुपए 50 रुपए 70 रुपए ये चल रहा था इस वक्त। यानी कल जो टमाटर लिया है उसका जो रेट है, कह रहे हैं कि सिर्फ अभी ईरान से टमाटर आ रहा है और लोकल टमाटर नहीं है, तो उसकी डिमांड आप देखें 170 180 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। बाकी धनिया पुदीना अदरक सब कुछ, यानी कि अब नवंबर करीब करीब आ रहा है और शुरू हो गया हमारा नवंबर, तो उसकी वजह से जो सर्दियों में जो सब्जियों की कीमत है उसको भी आग लग गए। मतलब कीमतें रुकने का नाम नहीं। अब टमाटर भी आपका महंगा, तेल भी आपका महंगा, आपका आटा भी महंगा, आपकी चीनी भी महंगी है, आपकी मतलब कोई चीज आप नाम लें, पेट्रोल भी महंगा, जिससे आप डीजल भी महंगा, आप कोई चीज लेकर आते हैं सप्लाई करते हैं, हर चीज ही महंगी। और अशोक साहब अब तो हर आवाम तो सरापा एहतजाज है ही। अब हमारी ऑपोजिशन जो जमातें हैं वो भी जो है वो मुल्कगीर एहतजाज कर रही है महंगा। अब देखना ये है कि कितना इसमें हुकूमत जो है इसको सीरियसली लेती है और किस तरह के इक़दाम करती है जिसको कम से कम कुछ तो कंट्रोल कर सके। हम ये भी नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना तो कुछ कंट्रोल कर सके कि एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके, उसके घर का चूल्हा जल सके। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे डेंगू वायरस की सूरत हाल के हवाले से। पंजाब के बाद अब सूबा सिंध में भी डेंगू के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और जितने भी वो हैं डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर इसमें एहतियात ना की गई तो ये वबाई मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और अवाम माह की बात करें तो सिर्फ एक मंथ में जो डेंगू वायरस है उसकी केसेस की तादाद 1600 से ज़्यादा हो चुकी है। मेरे ख्याल है इस वक्त डेंगू जो है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और जिस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पर, इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ साहब। जी, अगर हमने देखा पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी डेंगू वायरस की जी, तो कोरोना का जो डाटा देखें तो वो कम होना शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ जो डेंगू का वायरस है जो कि पिछले साल अगर हम देखें तो पंजाब में बहुत ज़्यादा था, इस दफ़ा कराची में सर उठा लिया, यानी सिंध में भी। सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में जो है इसके केसेस आ रहे हैं। और कराची में बात करें तो कराची में केसेस जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर इम्पैक्ट देखें सारे अस्पताल का तो डॉक्टर्स भी जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो बीट रिपोर्टर इसके जाके जो हेल्थ को देखते हैं, उन्होंने भी जो डॉक्टर से बात करके जो अपडेट दे रहे हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं बहुत ख्याल रखें, यानी कि घर में बच्चों को जो है या नेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो पानी, मीठा पानी कहीं पे जमा है नहीं होने दें। जैसे ख़ास तौर से कहा है कि अगर बच्चे हैं वहाँ पे और आपने बाल्टी में पानी जमा रखते हैं तो वो नहीं रखें, क्योंकि वो मीठे पानी में उनकी अफजाइश होती है और वो उसी में आके बैठते हैं और अब उसकी अफजाइश बढ़ती है। अब अगर हम देखें कराची में तो सबसे हैरान कुन है, फिर जो डिस्कस हम आपस में जो कर रहे होते हैं और हमने बात भी की है, तो चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, वो सब भी बहुत परेशान हैं कि आप इंडस्ट्री की बात करें उसमें तो जो डेंगू वायरस है उसमें क्या होता है कि आपको बुखार, जिस्म टूटता है, बाकी बहुत सारे अलामात होते हैं, तो उससे उसकी जो काम करने की सलाहियत है बहुत तेज़ी से स्लो होती है। अब वो बंदा बीमार हो जाता है तो उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो अब ये इम्पैक्ट एक बंदे को अगर हो जाए डेंगू, और एग्जाम्पल किसी दफ्तर में हो या किसी फैक्ट्री में, वो बाकियों को भी इम्पैक्ट कर सकता है।
क्योंकि जैसे कोरोना का था सिलसिला कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो गया तो उसको कहते थे कि घर में जो क्वारंटाइन हो जाए और दूसरे से ना मिले, दूर रहे 10 दिन। पहले 14 दिन था, अब 10 दिन हो गया। अब यहाँ पे डेंगू वाले को भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर उसको डेंगू है तो अपना इलाज कराने के लिए बहुत ही सेफ साइड पे रहे, यानी कि वो नेट के अंदर रहे, क्योंकि अगर उसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो यानी वो मुतासर हो गया है। हाँ। अब कोई भी आम मच्छर, डेंगू तो काटा ही है उसको जिसकी वजह से हुआ है, अब कोई आम मच्छर भी उसको काटता है तो वो उसका खून वो चूसता है, उसके बाद वो दूसरे को काटता है तो उसके ऊपर भी ये असरात हो सकते हैं। तो इस वक्त हमारी आवाम को भी, और कराची में बात करें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है ये बीमारी, और इसमें क्योंकि अब कोरोना तो ये था कि चलो बच्चों को नहीं हो रहा था, लेकिन डेंगू तो बच्चों को भी हो जाता है। और ये तो आपने बात की कि हम लोग अपना आप बचाव कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो महकमा सेहत है, ख़ासतौर पे सिंध की बात की जाए, हुकूमत की बात की जाए, तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि वो किस तरह अपने जो आवाम है उसको इस वबा से निजात दिला सकते हैं। क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत? करने तो बहुत कुछ चाहिए, यानी कि जिस इलाकों में जैसे कोविड में जो लॉकडाउन किया था, डाटा जमा किया था, उसी को फोकस करके इनको आगे चलना चाहिए। जैसे लास्ट वीक में हमने अपडेट किया था, वो उस तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि डेंगू केसेस बहुत सारे इलाकों में फैल रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत सिंध उसी तरीके जैसे कोविड में बहुत अच्छे काम किए थे, तो इस दफ़ा डेंगू के लिए भी अच्छे काम करें, और उसमें जो डाटा सिलेक्ट करके उस इलाके में, जहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम, गुलशन इकबाल का एक इलाका है या फेडरल एरिया का इलाका है, नॉर्थ इस्लामाबाद का इलाका है, वहाँ कोई ब्लॉक है, वहाँ पे अगर 3 या 4 जो है डेंगू के मरीज आए हैं तो उस इलाके में, यानी कि वहाँ पे वो डेंगू के मच्छर हैं, तो वहाँ पे आपको स्प्रे करना चाहिए। यानी वो मुतल्लिका डीसी है जो उनको हिदायत करें कि जिस इलाके में ज़्यादा डेंगू के मरीज आए हैं वहाँ पे आप स्प्रे कराएं, और ख़ास तौर से वहाँ जाके चेक करें कि पानी या किस वजह से है, क्योंकि उसकी अफजाइश होगी एक इलाके से, वो फिर मुंतकिल होकर अफजाइश बढ़ेगी तो दूसरे इलाकों में वो मुतासर करेंगे। अब ये पंजाब में जो सिस्टम है उससे सीखना पड़ेगा। पंजाब में जो हुआ था, और उन्होंने बहुत सालों से वहाँ पे जो है डेंगू वायरस का सिलसिला चल रहा है, अब ये सिंध में आया है और ख़ास तौर से कराची में आया है, और यहाँ पे उससे हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनका तजुर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है। लोकल गवर्नमेंट ने या वहाँ की पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम किया था डेंगू के खिलाफ, तो वो बहुत अच्छा काम किया। अभी अगर आप पीछे से लेके अभी तक भी देखें, मगर पंजाब में भी आप देखें तो डेंगू के लिए बहुत सारे इशूज़ हैं कि अस्पताल भर गए हैं, और वहाँ एक इंजेक्शन है कि वो शॉर्ट हो गया, क्योंकि हर कोई अब जैसे कोरोना में दवाइयों की अफवाहें उड़ाई कि ये खाओ कोरोना सही हो जाएगा, तो कोरोना की कोई दवा तो नहीं थी, सेफ साइड था। इसी तरह डेंगू के लिए एक इंजेक्शन है, वो जब डेंगू बढ़ता है, कोई भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर से, कि पूरी दुनिया में ये होता है कि कोई वबा या कोई भी बीमारी आती है तो उसकी चीज़ की उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है। तो वो इंजेक्शन शॉर्ट हो गया, और जो इंजेक्शन वो 200 या 300 रुपए का था, वो 2-2 हज़ार रुपए का बिका। मतलब इंतहा है हमारे यहाँ अभी, यानी कि हर चीज़। अच्छा अशरफ साहब, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जिस तरह हम देख रहे हैं डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होती है तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, क्या वो इस काबिल है, उसको टैकल कर पाएगा? जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि इंजेक्शन डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनको लगता है उसकी शॉर्टेज हो गई है, उसमें मुनाफाखोरी कर रहे हैं लोग। देखिए हॉस्पिटल में ऑलरेडी, जैसे हम बात करें जो सरकारी अस्पताल हैं, जिना की बात कर लें, सिविल की बात कर लें, अब्बासी की बात कर लें, ये जो सरकारी अस्पताल हैं ऑलरेडी पहले से बहुत फुल है। अगर आप चक्कर लगाएं तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा जो है अपना प्राइवेट इलाज नहीं करा सकता है। सर डेंगू के कोई ऐसे सेपरेट यूनिट्स बनाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, या जो सरकारी जैसे कोरोना के बनाए गए थे, जिस तरह ये फैल रहा है उस तरह कुछ है? देखिए जो जगह है, अगर आप देखें वो कम है हॉस्पिटल्स में। ऑलरेडी जो मरीज हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, उन्होंने जगह फुल की हुई। अब ये 4 या 5 बेड भी अगर मुख्तस करते हैं तो वो भी उसकी मतलब कि उसकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे एक प्राइवेट मतलब कि वो NGO के थ्रू चल रहा है, इंडस हॉस्पिटल, उनसे हमारी बात हुई थी। हमने कहा क्या किया है आपने, तो उन्होंने कहा जैसे हमने कोविड के दौरान जो एक पूरा फ्लोर हमने कर दिया था, तो इसके लिए अभी हमने यहाँ पे भी हमने एक प्लानिंग की है, वहाँ पे उनको मरीज जो आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना जो लोग हैं, बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाके सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि एडमिट हो जाएं। अब जिना में भी देखें, आप जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग जो हैं फुटपाथों पे अपने मरीज को लेके बाहर जिस तरह से बैठे, क्योंकि जगह नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं खुले, क्योंकि डिमांड हमारी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अगर हम जिना की बात करें, सिविल की बात करें, तो आप हैरान होंगी, सिर्फ कराची के लोग नहीं,
पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं। मगर एक ये है कि हॉस्पिटल मना नहीं करते, तो मरीज़ हैं उनको सपोर्ट करनी है, उनका इलाज करना है। लेकिन इतनी बड़ी डिमांड अगर आ जाएगी तो कोई भी हॉस्पिटल 400 बेड का हो, 600 बेड का हो, 800 बेड का हो, फुलफिल नहीं कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनने चाहिए सरकारी, और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तरजीह बुनियादों पर, यानी कि फ्रंट फुट पे आके जैसे कोई भी चीज़ आए। और वज़ीर आला सिंध ने अगर हम देखें कोविड के दौरान बड़े बड़े फैसले किए। आप हैरान होंगी कि जब उन्होंने कहा कि कोविड में लॉकडाउन हमें नहीं करना, तो हमने सिंध में कर दिया और कराची में कर दिया था। और अगर हम बर वक्त नहीं करते तो कराची की इतनी बड़ी आबादी है कि पूरे मुल्क में किसी भी शहर में नहीं है। तो कराची में जो सिचुएशन हो सकती थी उससे बचने के लिए सीएम सिंध ने बड़ा फैसला किया था और बर वक्त फैसला किया था कि बाजार, मार्केट और जहां हुजूम वाली जगह है वो बंद की थी, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया था। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो हमारी वबा है, अब इसको बचाने के लिए, ये भी हम वबा ही कहेंगे इसको, जो डेंगू वायरस जो है, इससे बचने के लिए भी ऐसे कुछ फैसले करने होंगे कि जिन इलाके में है उसका सर्वे करके वहाँ पे स्प्रे कराया जाए और उसकी अफजाइश को रोकना होगा। सही। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि कराची के वासियों के लिए एक नया पिकनिक पॉइंट खोल दिया गया है। मनोड़ा बीच पर ये वाक़ है, जहां पर सफाई सुथराई का खासा अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो प्ले एरिया, ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। पिकनिक पॉइंट का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। और शहरियों की बात की जाए तो शहरी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं इस पिकनिक पॉइंट जो स्पॉट है, क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरा है और जो है समंदर सामने है, समंदर की लहरें और फिर इस तरह का पॉइंट तो बहुत ज़रूरी था। आजकल जिस तरह हालात हैं शहर के, और इस तरह की जगह का होना बहुत ही अच्छा रहता है। इस हवाले से बात करेंगे। जी अशरफ साहब, मनोड़ा बीच पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है और किस तरह से कराची के शहरी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की बात की जाए अशरफ साहब, तो बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्ले एरिया का भी इंतज़ाम है, झूले हैं वहाँ पर, और साहिल समंदर पे इस तरह का साफ़ सुथरा माहौल होना। और फैमिलीज हमने देखी कि रात में भी बच्चे और फैमिली सब बाहर हैं। जी, तो इसका मतलब है कराची जो है एक सेफ सिटी हो गया। अगर हम ये बहुत ही अच्छी एक मिसाल है, और हम देखें जो कराची को जो फोकस करके दिखाया जा रहा है इस पैकेज से भी, अगर आप देखें तो कराची एक सेफ सिटी का मंजर पेश कर रहा है। और सोचें कि साहिल मनोड़ा, जैसे मनोड़ा जाते थे तो आप यकीन करें किमाड़ी पे जाके आपको बोट करानी पड़ती थी। उस बोट से आप बैठ के वो किश्ती पे जो है आप जाते थे, यानी कि जो माहीगीरों की होती थी, तो आप मनोड़ा पे जाते थे, मनोड़ा बीच कहते थे। अब वो घर वाले भी, जैसे बहुत सारे लोग डरते भी, खवातीन भी डरती हैं कि बोट हिलते हुए जाती है। अब आप बाय रोड, अच्छा, यानी आप बाय रोड पूरी रोड बनाइए। सिर्फ ये मनोड़ा बीच नहीं बना है, और बीच से पहले पूरी सड़कें हैं, यानी पूरी सड़क जो है बाय रोड आप अपनी गाड़ी में फैमिली के साथ सुकून से आप जाएंगे और वहाँ मनोड़ा जो बीच पार्क है वहाँ चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सेफ सिटी के जो अगर हम देखें तो वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, जैसे कि आपने पैकेज भी देखा कि बच्चे, खवातीन सब वहाँ मौजूद थे और इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें इस तरीके का माहौल चाहिए। अगर इस तरीके के माहौल के लिए कराची वाले क्या करते हैं अमूमी तौर पे, कि आप मतलब हाईवे पे जाते हैं तो फार्म हाउस पे जाते हैं फैमिली को लेके कि भाई वहाँ जाएं, फार्म हाउस बुक करें, अच्छे खासे पैसे दें। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो रिपोर्ट में भी बताया तो 29 जो है हट बनाए गए हैं, वॉशरूम बनाए गए हैं, बच्चों के प्ले एरिया बनाए गए हैं, क्योंकि अब जाते हैं तो इतनी सारी फैमिली आएगी तो उसको कैसे केटर करेंगे। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है और मतलब एक आर्किटेक्ट को हायर करके पूरी प्लानिंग की गई है। पहली बार हम देख रहे हैं कि जो हमने लाइट्स देखी वो भी बड़ी कहा जा रहा है कि आर्किटेक्चर जो अब उसका मतलब कि एक खूबसूरत के मंजर पेश करे, कि जैसे आप वो डूम लाइट कहते हैं कि नीचे से शेड देते हुए, तो एक देखने में अच्छा लगता है। अब उस एरिया साहब, ये जैसे इस तरह के तफरीही मकामात हम देखते हैं, कितना ज़रूरी है कराची वालों के लिए इस तरह के तफरीही मकामात बनाना? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तफरी मुकामात तो बनने चाहिए। और अगर हम देखें कराची साहिल की बात करें तो सी व्यू की जो सूरत हाल हम लोगों ने की है यानी कराची वालों ने, तो जब वो जाते हैं कुछ खाया फेंक दिया और ये सब, क्योंकि कोई बाहर से आके नहीं फेंकता है, हम ही इस शहर को गंदा कर रहे होते हैं। अब वो एक एक्सट्रीम है कि इतनी पब्लिक आती है वीकेंड पे, सैटरडे को और संडे को, तो आप सोचिए कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है और उसका अगर 5% भी लोग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, 5% आप सोचें तो आप उसको संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ
सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे शहरियों के समझने की ज़रूरत है कि चाहे रोड पे हो, चाहे साहिल पे हो या कोई पिकनिक पॉइंट हो, वो हमारा अपना है, अपना घर समझें उसको, कि वहाँ पे आप कचरा फेंकते हैं और सबसे मतलब वो पान खाते हुए फेंकते हैं, मतलब एक खूबसूरती को मतलब बेरंग कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताएं अशरफ साहब कि आप गए मनोड़ा, देखा आपने? मैं पहले मतलब वो जो बोर्ड पे है उस पे फैमिली के साथ गया हूँ, हमारे बच्चे बहुत अभी नहीं गए क्योंकि अभी इफ्तिताह हुआ है वीकेंड पे, और वीकेंड पे अब हम देखेंगे कि क्या है, कि जाएंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसी नई जगह पे बच्चों को भी जाके दिखाना बड़ा मज़ा आता है और बच्चे भी इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे वही है कि हम लोग, अब ये नई जगह बनी है तो इसकी सफाई का भी ख्याल हमें रखना है। क्योंकि जो मैंने देखा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि बहुत साफ सुथरा है, बच्चे भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, तो हम ऐसी जगह जो कि साफ सुथरी हो हर कोई पसंद करता है, लेकिन अब आवाम जो शहरी हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी को साफ सुथरा रखें, और हुकूमत की जानिब से भी कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए कि इसको कोई गंदा ना करे, कोई चेक एंड बैलेंस किस तरह से इसका रखा गया। जो एक मशवरा ये है कि जुर्माने आयद होने चाहिए, जैसे फाइन के आप एक पार्क में जा रहे हैं, फैमिली पार्क है, तो इसमें खास तौर से इसमें फैमिली को ही अभी फिल वक्त अलाउ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़के भेजेंगे फैमिली भी होगी, तो मतलब क्योंकि फैमिली पार्क रखा है तो फैमिली बच्चों के साथ, खवातीन के साथ जो हों एंजॉय करें, दूसरी फैमिली भी क्योंकि मिल जाती है। कराची में आपको पता है कि अगर हम गए में कहीं दूसरी फैमिली भी है तो घुल मिल जाते हैं, क्योंकि कराची वालों की आदत है। मगर ये वहाँ की साफ सुथराई के लिए खास तौर से सिंध गवर्नमेंट को ये भी प्लान करना होगा कि एक बोर्ड लगा दें, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे होता है कि जो गंदा करेगा तो कैमरे लगे हुए हैं, और कोई करेगा तो उसके खिलाफ फाइन होगा। और सिंपल ये कि भाई उसने गंदगी की है, मतलब भी हमें भी चाहिए कि हम जा रहे हैं कहीं, हमें कचरे एक थैली में जमा करके रखें और फिर डस्टबिन में जाते हुए फेंक दें। हम वहीं पे बैठे हुए होते हैं, वहीं पे हम फेंक देते हैं। हम अपनी अपने घर को खराब नहीं करना चाहिए, और एक खूबसूरत जगह है। मैं बताऊं आपको, मनोड़ा आप जाएंगे ना तो आपको, क्योंकि पहले जो बोट पे जाते थे होती है, और वो जो बोट पे जाने का तो अपना मजा है, लेकिन जो बोट तक का रास्ता था वो बड़ा गंदा था। आपने किमाड़ी पे देखा होगा, किमाड़ी पे, क्योंकि वो थोड़ा सा चल के जाना, क्योंकि एक तो वो सफाई सुथराई वहाँ पे भी नहीं है। लेकिन अब ये है कि आप आराम से गाड़ी में आप बैठेंगे और पूरा मनोड़ा के लिए पूरी एक सड़क बनी है। अच्छा। आप पूरा ऑन द वे आप पहुँचे वहाँ पे, वहाँ पे हट भी है, प्ले एरिया भी है, बच्चों के झूले भी हैं, वॉशरूम भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट के वॉशरूम, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वॉशरूम भी है। अब यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ पे हमारे यहाँ मतलब परेशानी हो जाती है। चलिए, ये बड़ा अच्छा इकदाम है सिंध हुकूमत की जानिब से, और शहरियों की भी यहाँ जिम्मेदारी है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं सैर व तफरीह के लिए, वहाँ वो अपने जैसे घर का ख्याल रखते हैं उसी तरह अपने शहर का भी ख्याल रखें, साफ सुथरा रखें, ये आप ही की जिम्मेदारी है। मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और बात करेंगे सीएनजी के हवाले से। जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में अपने शो के पहले सेगमेंट में कि सीएनजी स्टेशन जो हैं वो 24 आवर्स के लिए बंद किए गए थे, वो खोल दिए गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। अपने रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम, क्या सूरत हाल है सीएनजी स्टेशन की शहर भर में, और लोगों का क्या रद्द अमल है? जी, सिंध के दीगर शहरों की तरह कराची में भी आज तमाम तर सीएनजी स्टेशन खुल गए, और हम देख रहे हैं कि सार्फिन जो है वो अपनी गाड़ियों में सीएनजी गैस डलवाने के लिए सीएनजी स्टेशन का रुख कर रहे हैं। आप में देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर सीएनजी डलवाने के लिए लोग मौजूद हैं। शहरियों से बात करते हैं कि सीएनजी के हवाले से क्या कहेंगे, एक दिन की जो बंदिश होती है उसकी वजह से कितनी परेशानी होती है। सर, एक दिन की जो सीएनजी की बंदिश होती है उसके नतीजे में कितनी परेशानी होती है, क्या कहेंगे आप, और क्या होना चाहिए? सीएनजी की एक दिन की बंदिश का सारे टाइम भी बंद रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, वजह है कि मजबूरी में डलवा रहे हैं। इसका थोड़ा किलोमीटर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पेट्रोल और दोनों ही बराबर हैं तकरीबन। लेकिन सर ये बताएं कि एक दिन की बंदिश की वजह से कितनी परेशानी होती है, क्योंकि अचानक से बंद कर दिया जाती है, हालांकि अभी तो मौसम सरमा का आगाज़ भी नहीं हुआ है। ये कमर्शियल वालों के लिए मसले होते हैं, जो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं खुद प्राइवेट, तो उनको इतना मसला नहीं है, क्योंकि कमर्शियल पे तकरीबन लगी हुई है और उस पर हुकूमत देखती नहीं है। बसों के अंदर लगे हुए धमाके होते हैं। बाकी जो नॉर्मल हैं यहाँ पे, उसमें यह है कि ये परेशानी होती नहीं मिलती सीएनजी, पेट्रोल पे चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी में अब कोई फ़र्क रहा नहीं है।
ये थे शहरी जिनका कहना है कि पेट्रोल और सीएनजी में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। जब सीएनजी बंद होती है तो मजबूरन उनको अपने पेट्रोल पे गाड़ी चलाना पड़ती है, जिसकी वजह से उनका जो है वो इजाफी बोझ जो है वो ईंधन कीमत में जो है वो बढ़ जाता है। जबकि मुख्तलिफ जो सीएनजी रिक्शा ड्राइवर है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीएनजी बंद होने से उनका जो जरिया माश है वो बराह रास्त मुतासर होता है। जो सार्फिन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर सीएनजी का जो बहरान है, बखसूस गैस का जो बहरान है, उसको जो है वो मौसम सरमा के आगाज से कबल जो है वो हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। बहुत शुक्रिया वसीम आपका अपडेट करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि वसीम, जिस तरह शहरियों का जो रद्द अमल है, कुछ शहरी तो कह रहे हैं कि सीएनजी इतनी महंगी है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो नुकसानात होते हैं एक जो आम ड्राइवर है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, सीएनजी के बंद होने से, तो ये सारी सूरत हाल है। और मज़ीद भी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त दिया। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने शहर कायद की ख़ास खबरों से आपको आगाह किया, और अब हम आपको बताएंगे कि आज से हम एक और सेगमेंट आपके लिए ला रहे हैं सिटी एट 10 में, जिसका नाम है एक दिन एक नेकी। क्योंकि हम दुनिया भर की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन इसमें हम एक ख़ास पैगाम आपको देंगे जो कि दीन के हवाले से होगा। और आज हम बात करेंगे जिस हवाले से, वो है दुरूद शरीफ की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से। मुफ्ती अहमद अली साहब हैं जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, उनका क्या पैगाम है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना, दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना। मुझे एक वाक़या याद आ गया। अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ताला ने ये वाक़या नक़ल किया है। बनी इसराइल में एक शख्स जो बड़ा ही नाफरमान था, उसका जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे बाहर सड़क में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही आई, मूसा इसको उठाओ, इसको गुस्ल दो और इसका जनाजा पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला ये तो बड़ा नाफरमान था। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इसकी बख्शिश कर दी है एक अमल की वजह से। वो अमल क्या था कि रात के वक्त इसने तौरात खोली पढ़ने के लिए। उस तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामी लिखा हुआ था। इसने उसको चूमा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मुझे उसका ये अमल बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसकी बख्शिश कर दी। मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक। जी बिल्कुल, देखा आपने मुफ्ती अहमद अली साहब ने जिस तरह से बताया। बेशक दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद और उनके जो मलाइका हैं, यानी फ़रिश्ते, वो ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ है, और जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो बेपनाह जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, वो इस तरह से चली जाती हैं। तो ये आज का पैगाम था। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है मौसम का हाल। जी रबिया खान हमारे साथ मौजूद है, हमारी रिपोर्टर, उनसे जान लेते हैं। जी रबिया, बताइएगा कैसा है आज शहर कायद का मौसम? जी बिल्कुल, कराची में आलूदगी की शरह में आज कमी आई है। समंदरी हवाएं आज भी बंद हैं, लेकिन कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में आज 8वें नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में आलूदगी की मौजूदा शरह 153 है, और महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी हवाएं आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज इसी तरीके से दिन के औकात में बंद रहेंगी, जिसके बाद आलूदगी की शरह में इजाफे का भी इम्कान है। गुज़िश्ता कई रोज से आलूदगी की शरह जो है वो काफी ज्यादा थी, और पाकिस्तान में
में जो कराची का नंबर था वो तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज आलूदगी की शरह में कमी आई है और पाकिस्तान का जो कराची का जो नंबर है वो 8वां है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन के औकात में कराची वालों को गर्म और खुश्क मौसम का सामना रहेगा। दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शहर के मौजूदा अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो कई रोज से रात के औकात में खुनकी और हल्की सर्दी का कराची वालों को सामना है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी हवाएं जो है वो तकरीबन मिड जो नवंबर है उस तब तक जो है वो दिन के औकात में बंद रहने का इम्कान है, जबकि नवंबर के इख्तिताम में दिन के औकात में भी समंदरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद न सिर्फ आलूदगी की शरह में जो कमी का इम्कान है, इसके साथ साथ हरारत भी दिन के औकात में कम रहेगा। शहर में आज दिन भर महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्म और खुश्क हवाओं का राज रहेगा, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपडेट कर रही थी कराची के वेदर के हवाले से। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माल के हाल की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ करेंसीज के हवाले से डॉलर की कितनी उड़ान है आज और यूरो या पाउंड जितनी भी करेंसीज हैं वो क्या हैं। तो आइए देखते हैं। जी चलते हैं, हम आपको करेंसी रेट्स बताएंगे कि डॉलर की उड़ान कितनी है आज, यूरो कितना है, पाउंड की। आइए देखते हैं। जी ये तो थे करेंसी के रेट और मज़ीद बात करेंगे और अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसा कि आप जानते हैं वो डिस्कशन टॉपिक हैं। तो आज किन मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं ये आप जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा नस्ला टावर का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको गिराने का हुक्म दिया, फिर उसके बाद तजोरी हाइट्स को भी इलीगल करार दे दिया गया है, उसको भी गिराने का हुक्म दिया है। इससे पहले जितने भी हमने देखे गैर कानूनी तजावुज़ात, चाहे वो कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक के हवाले से हो, जितने उस पर चीज़ें गैर कानूनी तौर पर बना ली गई थी उसको गिराने का हुक्म दिया गया। गुज्जर नाला, औरंगी नाला के गिर्द जितने भी नाले की ज़मीन पर जो घर तामीर किए गए थे उनको भी गिराया गया। तो अब एक आम आदमी जब घर, दुकान या मकान किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने जाता है, कोई ज़मीन ख़रीदने जाता है, तो उसके दिल में खौफ, एक डर बैठ गया है कि कहीं ये ज़मीन डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कहीं ये ज़मीन गैर कानूनी तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी उम्र भर की कमाई लगा कर एक घर बनाता है या कोई फ्लैट खरीदता है या कोई दुकान खरीदता है, बाद में जाकर जब उसको कब्जा मिल जाता है, वो रहने लगता है, तो फिर जाकर पता चलता है कि ये ज़मीन जो है वो डिस्प्यूटेड है, इलीगल है या गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी किस्म की ज़मीन खरीदते वक्त, चाहे वो दुकान हो, कोई फ्लैट हो, घर हो, मकान हो, ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट वसीम रजा ने जो कि लॉयर हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर इस वक्त एक आम आदमी अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा है, घर बनाने जा रहा है, तो उसके दिल में वाकई ये खौफ बैठ गया है, क्योंकि जिस तरह हमने नस्ला टावर का केस देखा उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, अब तजोरी हाइट्स का भी, कि वो इलीगल डिस्प्यूटेड उसको करार दिया है और उसको गिराने का हुक्म दे दिया गया है। सर मैं जानना चाहूँगी कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों की जाँच पड़ताल हमें कर लेनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू सो मच ज़ारा। देखें पूरे पाकिस्तान में जमीनों का एक निज़ाम मौजूद है, वहाँ की कैसे खरीदो फरोख्त करनी है, वहाँ का रजिस्ट्रार है, किसी का पटवारी है। आप कोई भी जमीन खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स जाके वेरीफाई करवाते हैं कि आया वो जिस डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, हाँ। वो
उसी डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा के, उसी से चेक करवा के आया ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं। आपने अपने इंट्रो में नस्ला टावर का जिक्र किया। मेरे पास लातादाद केसेस ऐसे चल रहे हैं, स्पेशली कराची में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस कराची में है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा जमीन की खरीदो फरोख्त में 2 नंबरी की जाती है। अभी रिसेंटली मेरे पास तकरीबन 15 फ्लैट्स का एक केस चल रहा है जिसमें बिल्डर जो है वो पैसे लेके मुकर गया। अब एक यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे यहाँ कराची में बहुत ज्यादा 2 नंबरी हो रही है। वो किस तरह से हो रही है देखें, एक जो आजकल का ट्रेंड चल गया है, बिल्डर्स एक बिल्डिंग बनाता है, उसको कहता है कि आप जो मुझे पेमेंट करेंगे क्लाइंट को, जो बायर को, वो कैश की मद में करेंगे और वो एक अपना एजेंट मुकर्रर कर देता है। अब देखें, बिल्डर जो है वो लीज तो देने से रहा, वो एक सब लीज देगा या एक अथॉरिटी देगा। वो जो सब लीज जारी करने का प्रोसेस होता है वो बिल्डर जो है वो अपने एजेंट के थ्रू कैश के जरिए करवाता है जी। बीच में एजेंट मिसप्लेस हो जाता है या बिल्डर जो है वो मुकर जाता है अपनी पेमेंट से। जो खरीदने वाला होता है उसके पास कोई सबूत नहीं होता कि उसने पेमेंट की है या नहीं की। जो सबसे बुनियादी चीज है किसी भी खरीदने वाले के लिए वो ये चीज है कि कभी भी आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, चाहे मकान हो चाहे दुकान हो, वो कभी भी कैश पेमेंट में मत खरीदें, क्योंकि आपके पास उसका एविडेंस नहीं होता। आप जब भी खरीदें या तो वो पे ऑर्डर की फॉर्म में पेमेंट करें या चेक की सूरत में करें, ताकि पे ऑर्डर और चेक 2 ऐसी सूरतें हैं कि अगर वो जो बिल्डर है या जो बेचने वाला है वो जब भी पेमेंट कैश करवाएगा तो उसके अकाउंट में ये चीज शो हो जाएगी। कल को अगर कोई भी 2 नंबरी होती है या फ्रॉड होता है तो आप आसानी ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो लाखों रुपए में कीमत अदा की है उसे अपने मकान की या दुकान की, वो आप आसानी उसमें साबित कर सकते हैं। लेकिन जहां आप कैश की मद में जाएंगे वहां आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बुनियादी चीज जो है, सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने कि आया जिस केडीए की है, केएमसी की है या एसबीसीए की है, जो भी जहां की लीज है डिपार्टमेंट की, वहां से जाके वेरीफाई करवाएंगे, रजिस्ट्रार से वेरीफाई करवाएंगे आए ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये ओरिजिनल हैं या नहीं है। और जो पेमेंट की जाएगी उसके बाद वो लाजमी आप पे ऑर्डर की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में करेंगे। ठीक है। तो वसीम रजा साहब, आपने बताया कि सबसे पहला आपको जो देखने की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। आप जाके वेरीफाई कराएं कि डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं। और दूसरा आपने कहा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो कैश कभी भी नहीं हो, पे ऑर्डर हो या चेक की सूरत में हो। अच्छा, आपने ये तो उन लोगों का बताया कि वो बिल्डर जो कि पैसा लेकर ही मुकर जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये भी बात करना चाहूँगी जैसे नस्ला टावर हो गया या और भी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको बाद में इलीगल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद पता चला कि ये ज़मीन जो है वो किसी पार्किंग लॉट को लेकर बनाई गई है या किसी नाले पर कायम की गई है। तो ये एक आम आदमी जिसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है वो अपना सारा पैसा लगा देता है, फिर उसमें रहने लगता है, उसके बाद जाकर जब सामने आती है तो इस सूरत में क्या करे, ये चीज़ कैसे वेरीफाई हो सकती है? देखिए, ये वो बदकिस्मत शहर है कि जहां पे लोगों की प्रॉपर्टीज को बेतहाशा बेचा गया है लेकिन उनको कोई रेमेडी नहीं दी गई। एक छोटी सी मिसाल दूं, PIDC है कराची में, उसके नीचे एक हिजरत कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी आबाद है। आप वहां जाएं, देखिए कि वो रेलवे की जमीन है और उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का हुक्म दिया कि ये तजावुजात हैं, इनको तोड़ दिया जाए, तो उनके पास लीज थी। अब एक सोचने वाली बात है, वो जगह है रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे की, उसमें लीज जारी की हुई केएमसी ने। अब वो जाके आप वेरीफाई करवाएं केएमसी से, वो कहेंगे ये तमाम लीज है हमारी। लेकिन ये जो ऑफिसर थे या जो लोग इसमें मुलव्विस थे वो अब नहीं रहे, लिहाजा अब ये जाली करार देगी। आपको यहाँ छोटी सी साइटेशन दूं, मेरे पास एक केस चल रहा था केडीए का, उसमें उन बिचारी एक काफी ज़ईफ खातून थी, उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी से एक मकान खरीदा। वो खरीदा तो वो चाइना कटिंग पे निकला, उनके पास लीज भी थी, चालान भी थे, केडी में एक एक चीज थी वेरीफाई। तो जब उसको वेरीफाई करवाने का वक्त आया, मैंने खुद डायरेक्टर केडीए से बात की तो उन्होंने कहा
कि वसीम साहब ये तमाम चीजें ओरिजिनल हैं, हमारी तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन ये जो जारी की गई हैं इसको हमारे साबका डायरेक्टर साहब ने अप्रूवल की थी, वो नैब के केस में चले गए, लिहाजा अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये जाली करार दी जाएंगी। आप बताइए, वो जो एक शख्स ने एट अ टाइम ऑफ बाइंग एक चीज परचेज की थी, उस वक्त अगर वो वेरीफाइड थी और आज वो वेरीफाई नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर, वो मुताल्लिका इदारे हैं जिन्होंने ये चीज, जैसे KMC है जिन्होंने ये लीज दी है, तो सर ऐसी सूरत में क्या करें कि जिस वक्त उन्होंने, जैसे एक आदमी है वो लेने गया कोई चीज परचेज करने, उस वक्त उसके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है और एक इदारा जो इसको बना रहा है, से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात कर लें, KMC की बात कर लें, वो दे रहा है, तो ये तो ऑथराइज इदारा है, उसके बाद भी वो चीज गलत साबित होती है, तो ऐसे में क्या पहले ही किसी वकील के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें? क्या मशवरा देना चाहेंगे? और असल और नकल ये किस तरह, इसको कागजात का जो आपने बताया कि पहले ठीक थे बाद में वो उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया, तो ऐसी सूरत में एक आम इंसान क्या करे? देखिए, नस्ला टावर के साथ भी यही जुल्म हुआ ना। सीजे साहब ने, इज्जत माफ सीजे साहब ने कहा कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए 1 हफ्ते के अंदर, और उनको जो बिल्डर है उसके प्लॉट्स वगैरह बेच के उससे जो रिकवरी हो वो उनको दे दी जाए। अब बताइए कितनों की रिकवरी हो चुकी है, गुजर नाला से लेके लातादाद लोगों को यहाँ बेघर कर दिया गया है, लेकिन किन को रिकवरी मिली? किसी को नहीं मिली। होना तो ये चाहिए था उसूलन के सीजे साहब कहते कि नस्ला टावर को गिराने से पहले जो बिल्डर है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेल आउट किया जाए, इनको उनके अदायगियां दी जाए, चले मार्केट वैल्यू ना सही, जो इन्होंने पेमेंट किया उस हिसाब से दी जाए, और उसके बाद नस्ला टावर गिरा दिया जाए। अब बताइए, नस्ला टावर गिर जाएगा, वो लोग कहां जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिनका सिर्फ एक ही मकान था? लेकिन ये बदकिस्मत शहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। होना तो ये चाहिए था कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, उसको चाहिए था कि इदारे इतने मजबूत किए जाएं कि KMC, DMC, KDA ये उन जगहों पे लीज कैसे दे सकते हैं। यहाँ तो चले जो हो गया, अब जो होना है आगे, क्या हम उसको रोक सकते हैं? क्या एक मास्टर प्लान जो कराची का था उसको लागू किया जा सकता है? उसको देखा जा सकता है कि कौन से इलाके किसके अंडर में आते हैं और कहां से कौन सी लीज दी जाएगी। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप एक वेब ऐप बना लें, वेबसाइट बना लें, उस पर बहुत आसानी पता चल सकता है कि जो इलाका वो किसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है और ये लीज कौन जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो एक बेहंगम सा माहौल है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बीच में KDA, KMC, DMC, रेलवे सब मिक्स है और किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहां से होना। ये एक हुकूमती इदारों की नाकामी है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा निजाम अभी तक नहीं दे सके कि अवाम जो है वो अपनी रेमेडी किसी के पास जाके मांग सके। ठीक है वसीम रजा साहब, मुझे अब ये जो पुराने केसेस जो हो गए सामने, उससे आवाम को भी सबक हासिल हुआ है। वो अब कोई भी चीज़ खरीदने जाएगी तो प्रॉपर, मेरे ख्याल है, पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एक आम आदमी, जैसे मैं कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ, एक फ्लैट खरीदने जा रही हूँ, तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए कि किन चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, ताकि वो लोग जो देख रहे हैं उनको ये नॉलेज हासिल हो सके। देखिए, अगर आप कराची में खरीद रहे हैं तो सबसे पहले कहूंगा आपकी किस्मत होगी अगर वो सही निकला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो वेरीफाई होने के बावजूद भी 2 नंबर निकल आती हैं। जिस तरह से मैंने आपको मिसाल दी कि वेरीफाई होने के बावजूद कहा गया कि नहीं ठीक है, ये उस टाइम वेरीफाई था, लिहाजा अब नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले जो चीज है वो आपको वेरीफाई करनी होगी रजिस्ट्रार के थ्रू। किसी की भी चीज जो चीज डिपार्टमेंट उसे लीज जारी करेगा या सब लीज जारी करेगा, वो रजिस्ट्रार से जरूर वेरीफाई करवाएं, उसकी वेरिफिकेशन करवाएं अच्छी तरह से, और आया चेक कीजिए ये जो बेचने वाला है ये प्रॉपर्टी इसी के नाम पे है या नहीं है। अगर है तो इसके कितने लीगल हेयर्स इसमें शामिल हैं, या होल एंड सोल इसके नाम पे प्रॉपर्टी है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो सेकंड मरहला जो आता है वो मोड ऑफ पेमेंट का है। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो कभी भी कैश की सूरत में मत कीजिए। कैश के आपके पास एविडेंस नहीं होता कि आप उस कैश को किस तरह से, कल को अगर खुदा ना खासा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप कोर्ट में जाके उसको प्रूव नहीं कर पाएंगी। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो पे ऑर्डर की सूरत में किया जाना है। कल को अगर चेक या जो पेमेंट है वो विड्रॉ की जाए तो बआसानी पता चल सके कि किसके नाम पे ये पेमेंट जारी की गई थी। सेकेंड थिंग, एग्रीमेंट्स। आप जो एग्रीमेंट साइन करें जो दोनों तरफा, तो वो दोनों तरफ पढ़ के कीजिए और उनकी जो शराइत हो वो बहुत बेहतर तरीके से लिखी जाए। मैं तो कहूंगा इसमें अगर किसी लॉयर को हायर करके ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए तो मेरा ख्याल से काफी कुछ बेहतर हो सकते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे ख्याल है पहले एक लॉयर के पास आप चले जाएं, वो जिन चीज़ों को जो स्टेप अगर आपको नहीं पता तो वो आप फॉलो करें और फिर उसके मुताबिक जो है चीज़ों की खरीदो फरोख्त करें। बहुत शुक्रिया वसीम रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और प्रॉपर्टी के हवाले से आपने बताया कि किन चीज़ रखना चाहिए, चाहे वो आप ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं, दोनों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। बात कर लेते हैं अब अपने जो नेक्स्ट सेगमेंट है और इसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। और आज हम जिस मौजू के हवाले से बात करेंगे वो ये है कि जब हम अपनी मौसम की बात करते हैं तो सर्दियों का मौसम जो है उसकी आमद है और कई ऐसे पाकिस्तान के शहर हैं, इलाके हैं जहां सर्दियां आ चुकी हैं। और जब सर्दियों की बात करते हैं तो जो मौसमी फल और जो फ्रूट्स हैं वो भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर मौसम के लिहाज से वो फल आते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं सेहत की कि हम अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, तो हमें इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फल हैं, कौन से ऐसे सब्ज़ियाँ हैं जो कि इस मौसम में खानी चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून साहिबा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीज, कैसी हैं आप? आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अरीज, जैसा कि हमारा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसको हमें चलाना है और अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसके लिए हमें वाइटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। और अक्सर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कब खानी है और कितनी क्वांटिटी में खानी है। तो आज हम वो जानेंगे आपसे। तो बताइए, जो मौसम के फल हैं, जैसे हम सर्दियों की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑरेंजेस हो गए, माल्टा, कीनू, मौसम्बी, इसका इस्तेमाल कहते हैं बहुत अच्छा है। अंगूर भी हैं, सेब भी हैं इस मौसम में, तो क्या कहेंगी? अच्छा देखो, मौसम के हिसाब से हम बात करते हैं, अल्लाह ताला ने नेचुरली वो चीजें रखी होती हैं जो हमें प्रोटेक्शन देती है आने वाली डिजीजेस से। तो अगर जैसे हम बात करें कि सर्दी शुरू होती है तो स्टार्ट में ही अमरूद आ जाते हैं, नाशपाती आ गई, सेब आ गया, बहुत अच्छा अनार आ गया। ये जो वो फ्रूट्स है जो हमें ना इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट करते हैं। और क्योंकि अमरूद जो है वो बेसिकली प्रोटीन रिच सोर्स भी है, इंसुलिन हमारी बैलेंस करता है और फाइबर भी देता है। और जो फ्लू, नज़ला, खांसी, जुकाम सब चीजें चलना शुरू हो जाती है, वायरसेस बहुत आ जाते हैं, मलेरिया बहुत फैलना शुरू होता है, सिट्रस फ्रूट्स उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। तो ये फ्रूट्स तो आप सोचो सीजन के हिसाब से जो चीज अल्लाह ताला ने सीजनल रखी है वो भी किस तरीके से आती है, एक साथ सारी चीजें नहीं आती, बैलेंस करके इस मौसम में ये आएगा, इसके अपने फवायद बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा डॉक्टर अरीज, मुझे ये बताइए कि कुछ लोग होते हैं वो जूस पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन खाना फ्रूट्स को ज़्यादा अच्छा है या जूस के फॉर्म में लेना ज़्यादा बेहतर है? देखो, जो भी आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करोगे ना, वो कहेगा कि वी प्रेफर कि आप फ्रूट खाएं। एक तो उसकी रीजन ये होती है कि जब आप फ्रूट खाते हैं आप अपने एनर्जी यूज करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, बिकॉज आप मंच कर रहे होते हैं उसको, चू कर रहे होते हैं। दूसरा, जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम उसका फाइबर इनटेक करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा, फाइबर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग फिलिंग करेंगे फाइबर से होगी। कॉन्स्टिपेशन प्रोवाइड करने के लिए फाइबर है। जब आप जूस निकालते हो क्या करते हो, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बहुत कम रह जाती है, वाइटामिन बहुत कम रह जाती है, और जो फ्रूट की शुगर है ना वो डायरेक्ट हम वही बस पी लेते हैं। और शुगर तो किसी भी फॉर्म में हो, मीठा किसी भी फॉर्म में, वो अच्छा नहीं होता। तो हमने उसको तो प्रिवेंट करना, इसलिए हम कहते हैं फ्रूट खाएं, चबा के खाएंगे। जैसे सेब है उसको हम कहते हैं वॉश करें अच्छी तरह और चबा के खाएं, उसको काटने की भी जरूरत नहीं है। तो जितना च्यू करेंगे उतना अच्छा है। सही। अच्छा डॉक्टर अरीज, बच्चों की बात करें तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं तो उनको कितनी एज से हमें फ्रूट्स खिलाने शुरू करने चाहिए ताकि उनकी आदत बन जाए? क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं फ्रूट्स हमने देखा है बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते, ना सब्जियां खाते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम उनको इंट्रोड्यूस बहुत लेट कराते हैं या उनको सही वक्त पर देते नहीं हैं। हाँ देखो, फ्रूट्स का एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे खुद हमें बहुत मसाले वाली चीजें, बहुत मजे की बनी हुई, मीठा भी बहुत अच्छा सा बना हो पसंद है ना, हम बच्चों को भी जब क्लीन कराते हैं
उनका अगर कोई सीरियल दलिया बनाना उसमें भी मीठा भी डालेंगे या नमक बहुत डाल देंगे, उनके फ्लेवर्स इस तरह के हो जाते हैं, टेस्ट ऐसा हो जाता है कि उनको नेचुरल फ्लेवर्स नहीं पसंद आते। हम लोग कहते हैं कि जब आप वीन कराएं 6 मंथ्स के बाद तो सॉफ्ट डाइट में जैसे बनाना है, एवोकाडो है, इसको इंट्रोड्यूस कराएं, इवन वेजिटेबल्स को मैश करके, और कोई नमक ना डाले, कोई चीनी ना डाले, कुछ भी ना डाले, फीका फ्लेवर, ताकि उनको पता हो कि ये नेचुरल फ्रूट का ये फ्लेवर है। और जो बच्चे खाना शुरू कर देते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर चबाने में कोई इशू है तो स्मूदीज हैं, शेक्स हैं, बच्चों को आप उस फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो वेट नहीं लूज करना होगा, तो मसल बिल्ड करना ना, तो आप उनको दूध दही के साथ मिक्स करके शेक्स बना के, स्मूदीज बना के दे सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। अभी तो स्ट्रॉबेरीज का सीजन आने वाला है, स्ट्रॉबेरीज सुपर फूड्स, ना सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड इट इज लाइक उनका स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर किसी को, आई थिंक हार्डली कोई होगा जिसको स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा ना लगता हो या आइसक्रीम ना अच्छी लगती हो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बच्चे भी खास तौर पे उसको पसंद करते हैं। अच्छा डॉक्टर अरीज, मुझे ये भी बताइए कि कहा जाता है कि रात के वक्त जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सुबह के वक्त करना चाहिए, तो ये बात कितनी सही है कि सुबह के वक्त ही खाने चाहिए? अगर किसी का रात में दिल कर रहा है तो वो नहीं खा सकता क्या? देखो बेसिकली फ्रूट्स जो है ना वो मील के फॉर्म में हम नहीं लेते हैं, स्नैक्स होते हैं। क्या आप मिड स्नैक्स हम लोग क्या लेते हैं, तो सुबह का स्नैक होता है अराउंड 11, 11:30, 12 बजे, और शाम का स्नैक होगा 5 बजे के करीब। तो रात में नींद भी नहीं आएगी। और रीजन रात में मना करते हैं कि वही बात है कि फ्रूट शुगर है उसके अंदर ना, हमें रात को शुगर की कार्ब्स, एक्स्ट्रा कार्ब्स की जरूरत नहीं होती। जो रिफाइंड कार्ब्स में आ जाते हैं या फ्रूट शुगर में आ जाती है चीजें, वो नहीं चाहिए हमें ना रात को। तो नेचुरल ठीक है, सोर्स है वो फाइबर की, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, लेकिन जब हम फ्रूट खा लेंगे तो हमारी बॉडी सही, यानी बेस्ट टाइम जो फ्रूट्स का है वो का वक्त है, क्योंकि उसमें आपने जैसे बताया शुगर क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है, तो बेहतर है कि हम सुबह ही फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि डॉक्टर अरीज ने बताया कि जितने भी मौसमी फल हैं उनको आप खाएं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि इस मौसम में ख़ास तौर पे होता है, सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम, बच्चों में खांसी और बुखार की शिकायत, इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो हो जाते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ऑरेंजेस का सीज़न है, अनार का सीज़न है, जो कि ब्लड का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ब्लड को बनाता है, तो वो ख़वातीन जो एनीमिया का शिकार हैं, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट हैं, उनको इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।